हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 1 और स्टेज 2 के 2018-19 में जितने भी प्रश्न आए थे मैथ में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन योर डिमांड। दोस्तों, ये जो है पार्ट 1 है इस सीरीज़ का, और इससे पहले मैंने जो है एनटीपीसी का मैथ एक पार्ट, रीजनिंग एक पार्ट, फिर ग्रुप डी का एक पार्ट मैथ और एक पार्ट रीजनिंग, तो ये 4 वीडियो मैंने अभी तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अब ये 5वां वीडियो है मैथ का, जो कि एएलपी से जितने भी प्रश्न आए थे वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आप लोग को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंचा और आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर। तो गाइस देखिए, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 9/8/2018 में जो प्रश्न आए थे शिफ्ट 1 में, और ये पहला प्रश्न है 2050 नंबर। तो किसी कक्षा में जो है 9 छात्रा है, यानी कि बॉयज़ है, कितना है 9 बॉयज़ है, और कुछ छात्राएं हैं, यानी कि मान लीजिए इसको x छात्रा है, यानी कि गर्ल्स है। किसी परीक्षा से छात्रों का प्राप्तांक का औसत जो है 12 है, मतलब बॉयज़ का जो औसत आया वो कितना आया, 12 आया, और छात्राओं के प्राप्तांक का औसत जो है कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत जो है 13.1 हो, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो कक्षा में जो है टोटल स्टूडेंट जो है वो कितना है वो पता करना है। तो देखिए, इस टाइप का जब भी सवाल मिले तो आप कैसे सॉल्व कीजिए इसको। तो इसको देखिए, आप एलिगेशन के थ्रू से सॉल्व कीजिए। देखिए, यहाँ पे बॉयज़ लिख दे रहा हूँ, बॉयज़, और यहाँ पर गर्ल्स। देखिए 9 बॉयज़ था ना, और यहाँ पर x गर्ल मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 बॉयज़ का जो औसत है वो कितना है, 12 है, और x गर्ल का जो औसत है वो कितना है, 14 है। अब दोनों का जो एवरेज दिया हुआ वो कितना दिया हुआ टोटल स्टूडेंट का, तो टोटल स्टूडेंट का औसत दिया हुआ है ना, तो टोटल स्टूडेंट का औसत दिया हुआ है 13.1। तो इसको इससे घटा दीजिए तो 1.1 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.9 आएगा। अब यहाँ से फ्रैक्शन हटाएंगे दोनों का, तो 9:11 का रेशियो में ये दोनों आ जाएगा। अब देखिए 9 बॉयज़ का रेशियो कितना है, 9 है, तो 11 जो है किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो मुझे कितना पूछा है, टोटल स्टूडेंट का पूछा है ना, तो 9 + 11 कर दीजिए, 9 + 11 जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा मेरा। सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स तो है कक्षा में, तो ये 9 बॉयज़ है, तो 11 बच गया। 11 का रेशियो जो है किसका है, x का है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 9 और 11 20, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 स्टूडेंट थे टोटल कक्षा में। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर प्रश्न, 2051 नंबर प्रश्न को, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात जो है स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या जो है 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 64 हो तो थैलों में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो नीले गेंदों की संख्या अगर 64 हो तो जो है लाल गेंदों की संख्या निकालना है मुझे ना। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए सिंपल है, रेड देखिए कितना है, रेड जो है लाल और नीले रंग के संख्या का अनुपात जो है कितना है, स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। तो 44 जो है लाल है, यहाँ पे दिया हुआ है 44 जो है क्या है, लाल है, लाल रंग है, लाल रंग का गेंद था। और जो है देखिए उसके बाद नीले रंग को देखिए, नीले यानी कि ब्लू कर देता हूँ, ब्लू जो है वो कितना है, 36 है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है नीले गेंदों की संख्या कितना हो गया है, 64 हो गया है। तो यहाँ से 64 हो गया, ठीक है, 36 से 64 हो गया, तो 36 से 64 हो गया। और तो ये कितना गुना हुआ है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से 36 से 64 हो गया, तो यहाँ से इसको निकालना था, तो मुझे x मान लीजिए इसको, ठीक है। तो देखते हैं निकाल करके क्या आता है। तो देखिए 36 ब्लू गेंद का संख्या कितना हो गया, 64 हो गया। तो एक कितना हो जाएगा, 64/36 इंटू 44 गेंद का निकाला था ना, 44 में यही हो जाएगा। तो अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 × 2 2 × 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 11। अब देखिए कटेगा क्या,
तो 64 और 64 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 6 4 10, साथ मेरा 1, 704 बाई 9, 9 7 63, 7 9 9 8 72, 9 9 81, 9 9 72, 78 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 78 के पास आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नहीं है, यानी कि ये वाला जो है मुझे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है मुझे 54 होगा राइट। देखिए 54 मानेंगे तो सही आ जाएगा। इसको 54 मानिए, देखिए 54 मानिए। तो 36 में 54, प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो है ये डिजिट जो है 54 के जगह 64 कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे 5 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 5। तो 54 एक में कितना जाएगा? 54 बाई 36, और 44 में कितना जाएगा तो देख लेते हैं। तो 54 बाई 36 इंटू 44। अब देखिए यहाँ पर 4 9 36, 4 11। अब देखिए यहाँ से कटेगा 9 से, 9 9 छक्की 54, यानी कि 66। तो 66 देखिए मेरा आंसर में आ रहा है, तो 66 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो प्रश्न था, इसमें नीले रंगों की गेंदों की जो संख्या थी, नीले गेंदों की संख्या वो 54 हो गई थी। यहाँ पर जो है मिस्टेक से, बाय मिस्टेक, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक था या क्वेश्चन गलत था, पता नहीं, यहाँ पे 64 दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 66। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2052 नंबर प्रश्न को देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो पहले तो आपको जो है ये देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन होता है, देखिए वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर बोलेंगे, अगर हम गोलार्ध का अगर बोला जाए तो गोलार्ध का वॉल्यूम हो जाएगा, तो गोलार्ध का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये तो है दोनों का वॉल्यूम, और इसी पर बनेगा हमारा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी, यानी कि आधार, देखिए शंकु कैसा होता है? ऐसे होता है। तो शंकु का जो आधार की त्रिज्या, ये आधार है और इसका त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो त्रिज्या, उसकी ऊंचाई का 1/3, इसका ऊंचाई का 1/3 है, यानी कि r इक्वल टू क्या है? h बाई, यानी कि r इक्वल टू क्या है? h/3 है, 1/3 है, ऊंचाई का 1/3 है, यानी कि h इंटू 1/3 लिखेंगे ऐसे। तो इसी को तो मैं यहाँ पे लिखा है, इसलिए तो h/3 हो जाएगा। तो r क्या दिया हुआ है? h/3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो है इसका आयतन और इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल कर दीजिए, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज टू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो अब देखिए मुझे यहाँ पर जो है r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? h/3 दिया हुआ। पहले देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, पहले काट दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, इसको काट दीजिए। यहाँ पर अगर r है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए h की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? h की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? h को अगर इस तरफ रखूँगा और r जो है इधर जाएगा तो क्या होगा? 3r हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर r स्क्वायर इंटू 3r लिखूँ, h की जगह पर मैंने 3r लिखा, और 4r क्यू लिखूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये जो है आर क्यू हो जाएगा, 3r क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल आर था ना, ये कैपिटल आर था, तो 4r क्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया क्या?
आर क्यू और 4RQ हो गया कैपिटल का। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, छोटा r बाय बड़ा R इजकल टू रूट अंदर 3 4/3 आ सकता है ना। ये 3 को मैं क्या किया, रूट इसके पे चढ़ा दिया ये दोनों का, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, r/r क्या हो जाएगा 3 √3/4 √3/3 यही हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो वही हो जाएगा ना, सिंगल सिंगल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिज्या का, शंकु का त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, √3/4 √3/4 और 3√3। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए 2053 नंबर, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए दिए गए क्रम में। तो क्या बोल रहा है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बहुलक इक्वल टू क्या होता है, माध्यिका, बहुलक इक्वल क्या होता है, माध्यिका इंटू 3 माइनस का माध्य इंटू 2 होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। तो अब मैं अगर बोलूं कि बहुलक, अगर देखिए बहुलक अगर मान लीजिए x है तो माध्यिका कितना हो जाएगा x-2। यहाँ पे देखिए क्या बोला, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो मैं अगर बहुलक अगर बोलूं, बहुलक को अगर मैं x मान लूं और माध्यिका को जो मैं क्या मान लेता हूं, माध्यिका को जो देखिए माध्यिका मैं यहाँ ले देता हूँ, माध्यिका को मैं जो है अगर मैं इसको x मानूंगा तो इसको जो है मैं क्या मानना पड़ेगा मुझे, x-2, तभी तो ये 2 आएगा। देखिए x माइनस का 2 इक्वल टू 2 आ रहा है क्या, देखिए प्लस माइनस कटा आ रहा है ना, तो इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको x-2 पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझ में आ गया किस तरह से हो रहा है। अब इसको क्या करना है, अब देखिए माध्यिका का मान x-2 है तो x-2 यहाँ पर दीजिए, x-2 इंटू का 3। उसके बाद माध्य तो पता नहीं है मुझे, तो माध्य रहने दीजिए इसी तरह से, माध्य यहाँ पे 2 माध्य कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट कर दीजिए और यहाँ पर इक्वल टू बहुलक इक्वल टू क्या है, x है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए आ जाएगा आंसर 3x माइनस का 6 माइनस 2 माध्य इक्वल टू क्या है, x है। तो देखिए माध्य को इस तरफ लाया मैं, माध्य इंटू 2, ठीक है। ये 2 माध्य या 2 इंटू माध्य लिखिए, कुछ बात कोई बात नहीं है। तो 2 माध्य हो गया यहाँ पर, तो 2 माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 6 और ये प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे x था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6, यही होगा ना। और यहाँ पे क्या था, 2 माध्य था। तो अगर मैं यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लूँ तो x-3 आ जाएगा, x-3 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 माध्य है ही, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माध्य इक्वल टू कितना आ गया, x-3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए माध्य और माध्यिका के बीच, यानी कि माध्यिका और माध्य का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो माध्यिका मुझे कितना है, माध्यिका मैं ज्ञात किया हूँ x-2, मैं यहाँ पर शुरू में ही बताया था x-2 माना था माध्यिका को, और इसके बीच का अंतर जो है कितना है, x-3 है। अब इसको ब्रैकेट को खोल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो देखिए x-2 माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो गया। तो यहाँ देखिए प्लस है और ये माइनस है, ख़त्म। और तो यहाँ प्लस जो 3 है, सॉरी ये जो +3 है और यहाँ -2 है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है माध्यिका और माध्यिका बीच का अंतर जो है कितना होगा, 1 होगा। 2054 प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है।
कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। तो कथन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला कथन है कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन जो है 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। तो यहाँ पे क्या बोला, कंपनी की बिक्री कैसी रही ये बताना है। तो कंपनी की बिक्री तो अच्छी रही, यहाँ पर जो है 7,7500 साबुन जो है 70 रुपये प्रति किलो के नग से बेचा। उसके बाद बोल रहा है उत्पाद के बिक्री में एबीसी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी कि सही बात है, देखिए एबीसी तो ही प्रोडक्ट है उसके पास, और तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि कंपनी का बिक्री कैसा रहा, वो 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेच दिया साबुन को, 75,000 रुपये में बेच दिया है। तो ये भी कथन जो है उससे पर्याप्त है देने के लिए उत्तर, क्योंकि उसके पास जो है एबीसी उत्पाद जो है के अलावा उसके पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, और इसीलिए उसने जो है एबीसी बेचा होगा। तो दोनों कथन जो है पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर, देखिए दोनों होगा। तो 1 और 2 दोनों जवाब जो है देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है दोनों कथन से मालूम चलता है कि बिक्री अच्छा हुआ है उसका, और इसलिए जो है दोनों जवाब जो है सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न ले लिया है। 2055 नंबर 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है 6 वर्ष में इतना हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था, यानी कि मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर देखिए 9.5% है, रेट दिया हुआ है कितना 9.5%, और टाइम दिया हुआ है कितना ईयर 6 ईयर, और यहाँ पर जो है 942 जो है वो क्या है अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है ये अमाउंट होता है। तो अमाउंट दिया हुआ है 942 हो जाता है, कोई राशि जो है जो मैं निवेश किया वो राशि इतना हो गया 942 हो गया, तो आरंभ में किया गया निवेश जो है कितना था, ये पी निकालना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट मत कितना होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन तो हम लोग 100% मानते हैं, क्योंकि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्या है 100% है अपने आप में। और इंटरेस्ट जो है मुझे मालूम करना है कितना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को मालूम करने के लिए दोनों को गुना कर दीजिए, आ जाएगा 6 पंचे 30 के 0, हाथ में रहा 3, 9 छके 54, 54, 55, 56, 57, यानी कि 57% हो गया, और पॉइंट के बाद 0 हटा दीजिए। 57% जो है इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 157% हो गया। ये परसेंटेज में हो गया, और ये वैल्यू में कितना है रुपया में 942 है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी निकालना है। तो देखिए एक में कितना 942, तो 942 बाय 57 157, और 100 में कितना, तो 942 बाय 157 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। देखिए इसको देखिए यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पे 4 है। तो देखिए 7 दूने 14, 7 21, 7 28, 7 56, 7 63, 7 42। हाँ देखिए ये जो है 6 बार में इसको गुना करके देखिए 6 बार में आता है क्या, 7 42 से 2 आ रहा है, 4 आ गया, 6 पंचे 30, 30 4 34 के 4 हाथ में रहा 3, 6 का 6 3 9, हाँ 942 आ गया। यानी कि 6 बार में जो है ये पूरा काट देगा इसको, तो 6 बार में इसको काट दीजिए तो कितना आ गया 600 आ गया इसका प्रिंसिपल। तो आंसर कहाँ है 600, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2056 प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन जो है 15,376 का वर्गमूल होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है देखिए एक अप्रॉक्स में लेके चलता हूँ और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूँ कि ये कितना का स्क्वायर होना चाहिए, 12 का स्क्वायर अगर बोलूँगा तो कितना आता है 144, और 13 का स्क्वायर बोलते हैं कितना आता है 169। तो 16 तो 9 तो है ही नहीं, 153 है, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। अब यहाँ पे 3 को 12 है तो ठीक है 12 रहेगा, यानी कि 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब देखिए इसको मैं तोड़ूँगा। देखिए 12 और 2 को तोड़िए, 2 दूनी के 4, 12 12 144, और 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ओके देखिए अब इसको जोड़ देना है, ठीक ना। 4 8 8 4 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये वाला ख़त्म। तो अगर ये ख़त्म तो अब एक बड़ा वाला बच गया। तो देखिए 12 12 144 होता है,
8 8 64 होता है, और 12 8 कितना होता है, 12 96, 96 दूना 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है, देखते हैं 4 6 2 8, 9 1 10, 3 13, हाथ में रहा 1, 5 1 6 1, 163 हो गया। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ख़त्म हो गया। बच गया कौन, बी नंबर होना चाहिए। देखते हैं 144, 8 चौके 16। अब देखिए यहाँ पर 12 चौक 48, 48 दूना 96। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 1 7 आ रहा है, 9 13, 9 4 13, हाथ में रहा 1 5, यहाँ पर 5 और 1, 153 76 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको तोड़ लेना था। मुझे पता था कि 124 का स्क्वायर है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को तोड़ के दिखाया कि किस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है देखिए 2057 नंबर, एक स्विमिंग पूल को 3 ट्रैक्टरों यानी कि ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है। तो ट्रैक्टर C B से दुगना तेज है और ट्रैक्टर B जो है ट्रैक्टर A से दुगना तेज है। तो स्विमिंग पूल का ट्रैक्टर जो है A के द्वारा अकेले में भरने में कितना समय लगेगा, मतलब स्विमिंग पूल को जो है अकेले A के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो मुझे पता है, देखिए यहाँ पर A B C जो है तीनों काम करता है, तो 10 घंटे में काम को समाप्त कर देता है, मतलब भर देता है, फिल कर देता है। अब यहाँ पर मुझे दिया हुआ है A B C, ठीक है। तो ट्रैक्टर C जो है B से दुगना तेज है, ट्रैक्टर C जो है B से दुगना तेज है। अगर मैं इसको 2 पकड़ूं और तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दुगना तेज है। इसको गुना करूंगा तो कितना आएगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रैक्टर B जो है ट्रैक्टर A से दुगना है, तो यानी कि ट्रैक्टर A जो है 1 होगा, यानी कि इसका रेशियो कितना निकल गया है, ये निकल गया मेरा 1:2:4 हो गया। 1 है, ये 2 है, यानी कि दुगना है, यहाँ दुगना करूँगा तो 2 हो जाएगा। तो 1:2:4 जो है इसका रेशियो निकल गया ट्रैक्टर का। ये जो है इफ़िशेंसी का रेशियो है, जो ये जो है काम करने का इफ़िशेंसी है, यानी कि वो जो है एक काम करता है, उसके दुगना जो है B काम करता है, B जो है B के दुगना जो है C काम करता है, तो ये इफ़िशेंसी है। तो ये जो है यहाँ पर देखिए 10 आवर, ये जो है क्या है, वर्क है। ये सबके द्वारा काम किया गया जो कार्य है वो क्या है, 10 घंटा में काम करता है, ठीक है, वर्क है। और ये जो है इफ़िशेंसी है, इफ़िशेंसी का रेशियो अगर जोड़ दे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 के इफ़िशेंसी काम कर रहा है। तो मुझे पता है कि टोटल वर्क अगर मैं निकालने जाऊँगा तो इफ़िशेंसी इनटू वर्क करूँगा तभी मेरा क्या आएगा, टोटल इफ़िशेंसी आएगा, टोटल वर्क आएगा, सॉरी टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क आएगा कैसे, इफ़िशेंसी इनटू वर्क कर दूंगा तो 7 × 10 करूँगा तो कितना आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना था मेरा, 70 था। अब अगर ए जो है 1 यूनिट के हिसाब से काम करता है और उसको काम कितना करना है, 70 यूनिट, तो कितने घंटे में काम करेगा, 70 घंटे में काम करेगा। सिंपल सा था, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2058 नंबर प्रश्न को, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, तो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर में लगाया जाए तो यह खिड़की तक जो है 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जो 13 मीटर की एक सीढ़ी है, ठीक है, तो इसको एक खिड़की तक पहुंचाती है, ठीक है, यानी कि 13 मीटर की जो एक सीढ़ी है एक खिड़की तक पहुंचती है, तो सड़क के किनारे की ज़मीन से, यानी कि सड़क का जो ये किनारा है ये ज़मीन से 12 मीटर ऊपर उठ जाता है। ये 12 मीटर ऊपर उठ जाता है। अगर सीढ़ी को मैं अगर ऐसे रखूँगा तो ये खिड़की है मान लीजिए, तो अगर खिड़की के पास अगर लगाऊंगा सीढ़ी को तो ये कितना हो जा रहा है, 12 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 13 मीटर का सीढ़ी है और ये 12 मीटर का दीवार में जब खिड़की पर रखता हूँ तो इतना ऊपर उठ जाता है। यदि इसके पाद को, यानी इसका पाद जो है यहाँ पर है, सीढ़ी का पाद जो है यहाँ पर है, इसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को जो है सड़क के दूसरी ओर, यानी कि ये सड़क है, ये सड़क के दूसरी ओर अगर मैं लगाऊँ इसी सीढ़ी को ऐसे करके, तो ये जो है कितना ऊपर उठता है, तो ये जो है अब जो है देखिए ये इसको मैं अगर सीढ़ी को ऐसे लगाऊंगा तो ये कितना उठ रहा है, 5 मीटर उठता है, यानी कि ये 5 मीटर उठता है।
और ये कितना सीढ़ी 13 मीटर है। अच्छा, मुझे एक ट्रिपल एट याद है 12, 13, 5 होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा। तो ये मेरा देखिए 13 है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरा पूछा गया है यहाँ पर सड़क की चौड़ाई कितना है, तो 12, 5 कितना है 17 है, तो ऑप्शन नंबर 17 होगा। यानी 17 मीटर जो है सड़क की चौड़ाई है। ये सड़क का किनारा इस तरफ से लेकर के इस तरफ का किनारा कितना 17 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2059 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। देखिए पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। एक पिरामिड जो होता है, एक पिरामिड, यहाँ पे मैं पी को मैं लिख रहा हूँ पिरामिड, ठीक है। तो एक पिरामिड जो है, पिरामिड के बनने में, एक पिरामिड के बनने में जितने बिंदुओं का जितने बिंदुओं की संख्या, मतलब कि एक पिरामिड को बनाने में जितने बिंदुओं की संख्या का यूज़ होता है, वही जो है त्रिभुजाकार संख्या बनेगी, त्रिभुजाकार संख्या होगी उसकी। मतलब कि एक पिरामिड के बनने में जितने बिंदुओं की संख्या का यूज़ होगा, वही जो है उस त्रिभुजाकार संख्या होगी, मतलब वो त्रिभुजाकार संख्या उतना होगा। मतलब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए मान लीजिए 3 है, तो देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, तो ये 3 बिंदु से बना है ना त्रिभुज पिरामिड, तो ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐसे अगर बोलूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में क्या त्रिभुज बनेगा क्या? देखिए त्रिभुज तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा क्या त्रिभुज? ये तो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। तो यानी कि 5 जो है ऑप्शन नंबर मेरा डी होना चाहिए। ठीक है, ये तो बन सकता है त्रिभुज। ठीक है, अब मैं 10 को देख लेता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, इससे त्रिभुज बन सकता है, इससे त्रिभुज बन रहा है ना। अब 10 हो गया ना, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर 15 दे दीजिए। ठीक है, तो 15, तो यहाँ से भी बन सकता है त्रिभुज, बन सकता है ना। तो यानी कि 10 और 15, यानी कि ये तीनों जो है 3, 10, 15, इसे ये तीनों से जो है त्रिभुज बन सकता है। ये तीनों से क्या हो सकता है? त्रिभुज बन सकता है। लेकिन जो है 5 से त्रिभुज कभी नहीं बन सकता है। यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इसे त्रिभुज कहीं बनेगा क्या? इसे ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज तो कहीं नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था। नेक्स्ट देखिए 2060 नंबर प्रश्न को, उपरोक्त वृत्त में जो है चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब डी ई तक मिलाने के लिए जो है इसको बढ़ाया गया, ये ए बी चाप को। ठीक है, तो यदि ए बी इजकल टू 12 है, यानी कि ये वाला जो चाप है इसका कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। और डी ई इजकल टू कितना दिया हुआ है? 8 है। और ये वाला जो है स्पर्श रेखा जो है कितना दिया हुआ है? 8 है। तो बी डी की लंबाई ज्ञात करिए। तो बी और डी का लंबाई ज्ञात करना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई मुझे क्या होगा ये बताना है। प्रॉपर्टी होता है ना, ये प्रॉपर्टी क्या होता है कि डी ई जो होगा, यानी कि ये वाला स्पर्श रेखा का स्क्वायर जो है इसके, यानी कि डी बी इंटू ए डी के बराबर होता है। ये जो है इसका प्रॉपर्टी होता है इसको निकालने के लिए। ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? डी इजकल टू 88 64, और डी बी जो है कितना है? डी बी नहीं मालूम है तो मुझे मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, डी बी जो है मैं मान लेता हूँ एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। और 12 प्लस एक्स करेंगे तभी तो ए डी निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए 64 इजकल टू 12x प्लस का एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 64 हो जाएगा।
इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जीरो फैक्टर पे हो गया। जीरो फैक्टर अब तोड़ना होगा तो आपको पता ही है ये दोनों का गुना जो है, गुना करने से 64 आना चाहिए और जोड़ने से जो है 12 आना चाहिए, तभी जो है सेटिस्फाई करेगा। तो वो थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो जीरो फैक्टर तोड़ करके आप बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में उतना टाइम नहीं रहता है। तो आप क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब या क्या कीजिए, आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि ये x का वैल्यू मैं इतना रख दूं कि ये सेटिस्फाई कर जाए, 64 हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखिए ये सब जो है तीन को जो है देखिए छोटा छोटा नंबर था इसलिए मैं लिया यहाँ पे, देखिए नहीं तो ऐसे तोड़ता मैं। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले 4 लेता हूँ, तो 4 चौके 16 प्लस 12 चौके 48, ये 64 आता है क्या? 6 6 12 13 14 मेरा 1 4 1 5 1 6, हाँ सेटिस्फाई कर जा रहा है, हाँ आ जा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर 5 ले लेता हूँ तो आएगा, तो 5 25 और प्लस का 12 5 60, तो ज़्यादा आ जाएगा 64 से। ये भी थोड़ा सा ये तब ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तब 5 नहीं हो रहा तो 6 भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2061 नंबर। उमर और अविनाश के क्रमशः जो है 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू हुआ, यानी कि एक पार्टनरशिप शुरू किया 10,000 और 15,000 में उमर और अविनाश ने। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण जो है अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ जो है दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो ठीक है, मैं यहाँ पे जो है देखिए उमर को मैं यू मान लिया और अविनाश को मैं ए बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10,000 और 15,000 दिया हुआ है, तो ये मुझे निवेश कर रहा है, तो मैं 000 यहाँ से भी काटूंगा, 000 यहाँ से भी काटूंगा। अगर मैं देखिए 10,000 अगर मैं टोटल लेता यहाँ पर और यहाँ पर 15,000 लेता, ये तो निवेश किया, तो मैं रेशियो में तो इसको भी काटूंगा इसको भी काटूंगा, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ 10 और 15 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करा मैं 10 और 15 लिया, मतलब 10 निवेश किया ये 15 निवेश किया। ठीक है, और लेकिन वित्तीय समस्या के कारण जो है अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश ले लिया, यानी कि अविनाश जो है 8 महीने के बाद अपना जो है अमाउंट जो है जो जितना निवेश किया था वो ले लिया। लेकिन जो है 12 मास तक दोनों का अति होना चाहिए, ये 8 मास तक चलाया, ये लेकिन कितना चलाया 12 महीना तक चलाया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, देखिए 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और 3 से 3 खत्म, यानी कि 1:1 के रेशियो में इसका अनुपात बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं 2062 नंबर प्रश्न को। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। क्या x सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या x जो है x-5 जो है सम संख्या है, और यहाँ पे बोला है क्या, बाद में बोल रहा है x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, कथन देखते हैं। x-15 जो है एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक मतलब क्या, एक पूर्ण अंक है। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है, x-10 जो है एक विषम पूर्ण है, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्ण है। ठीक है, तो अब मैं x का वैल्यू देखिए यहाँ पर ऐसा मानूँ जो मुझे सम संख्या दे, यानी कि मैं अगर x को अगर मैं यहाँ पे देखिए 7 मानूँ, ठीक है, तो 7 में अगर -5 करूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि x-5 दिया हुआ था और यहाँ पे 7 जो है मान मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 7 यहाँ पे किया और यहाँ 5 था, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 जो है एक सम संख्या है। और यहाँ बोला क्या है, 2 एक सम संख्या है, तो हाँ भाई 2 एक सम संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या भी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 7 रखूँ तो 7 - 15 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो रहा है, तो ये भी जो है एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे अगर मैं 7 रखूँ तो 7 - 10 तो कितना हो जाएगा, -3, तो ये जो है एक विषम पूर्णांक है। सही बात है, यानी कि दोनों कथन जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तभी जो है मैं कह सकता हूँ कि x-5 जो है एक सम संख्या है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको बोल दिया अगर सम संख्या पूर्णांक है, लेकिन ये जो है विषम पूर्णांक भी बताना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैं दोनों को लूँगा तभी जो है मेरा आंसर आएगा। तो यानी कि कथन जो है 1 और 2 दोनों जो है पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
2063 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसको देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 5 बजा 8 48 यानी 6.8 आ रहा है 29 को डिवाइड करने से। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बरचक 48, 5 बचा तो बरचक 48 यानी कि 4.4 आ रहा है। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर 53 था और यहाँ सब में है 43 है। यहाँ पर जो है ये इक्वल है क्या, 4.8 इक्वल टू 4.4, ये सही है? नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, इसमें तो 4.8 आएगा। अब इसको 12 36, अगर 4 3 7, 12 पंचे 60 यानी कि 3.5 आ रहा है। तो हाँ, ये 3.5 आ रहा है और ये 4.8, हाँ ये बराबर है। लेकिन ये बराबर तो नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो ये सब कट गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.8 बड़ा है 3.5 से, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2064 नंबर प्रश्न को, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दुगना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग जो है 61 वर्ष है, तो धरती की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये जो है एज का प्रॉब्लम है। तो देखिए इसको कैसे डील करना है। तो मान लीजिए अगर ये धरती है, डी से धरती और यू से यूनिस, ठीक है। अब ये दोनों का जो मुझे है, देखिए ये 3 वर्ष बाद का जो है, 3 वर्ष बाद दिया हुआ है ना, मतलब कि ये प्रेजेंट वाला जो एज है मुझे नहीं पता है, और फ्यूचर का जो है देखिए अब से 3 वर्ष बाद यानी कि +3, फ्यूचर का बात हो रहा है तो +3, 3 साल के बाद क्या हो रहा है, धरती की आयु यूनिस की आयु के दुगना से 8 वर्ष कम है। यूनिस की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है ना, तो यूनिस की आयु अगर मान लीजिए हम 25 पकड़ते हैं, ठीक है, तो 25 दूना 50, 50 से -8 वर्ष कम होगा ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा इसका एज। यहाँ पर तो यही कहा ना, देखिए मैं यहाँ पर क्या गया, यूनिस का आयु जो है मैंने 25 वर्ष मान लिया, ठीक है। तो 25 का दुगना बोला, मतलब कि यूनिस की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम। 25 की दुगना जो है 50, 50 में से 8 कम जो है धरती का आयु है 3 वर्ष बाद, यानी कि 42 और 25 जो है ये लोग का फ्यूचर का एज है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग जो है 61 वर्ष है, यानी कि ये जो दोनों का जो प्रेजेंट एज है, ये दोनों का जोड़ करके कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। लेकिन मुझे जो है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ से 3 साल पहले ले जाऊँगा, 3 साल बाद का बोला है ना, तो 3 साल पहले जाऊँगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 साल पहले, तो यहाँ से 3 मैं घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 42 में अगर 3 माइनस करूँगा तो कितना होगा, 2 तो माइनस कर दिया पहले, 39 हो जाएगा। यानी कि धरती का जो है प्रेजेंट में 39 है और इसका 22 है, दोनों को जोड़ करके 61 आ रहा है क्या, 9 10 11, हाँ 1 और 3 2 5 और 6, ठीक है, यानी कि 61 वर्ष आ जा रहा है। तो ये जो है मेरा सेटिस्फाई कर गया, मतलब 25 अगर मैं मानूंगा तो ये मेरा इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो धरती की आयु कितना है प्रेजेंट में, तो ऑप्शन नंबर डी 39 वर्ष है धरती की आयु। इस तरह से सॉल्व करना था। अगर आप उस तरह से जाइएगा तो अब एक्स करके मानेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, एक्स करके मानेंगे तो एक्स, धरती का आयु एक्स, तो यूनिस का आयु कितना हो जाएगा, 61 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों का जो जोड़ है कितना है, 61 वर्ष है, ये प्रेजेंट एज है। अब अगर इसमें जो है देखिए x + 3 3 साल बाद, और यहाँ पर जो है देखिए 61 माइनस एक्स, ठीक है, ये 2 गुना है -8 साल के, -8 वर्ष के, ठीक है, 8 वर्ष कम है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब मेरा आएगा, ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एज्यूम करके बना लूँगा, तो ऑप्शन मेरा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न को, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 1024 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। अच्छा, ये वाला जो है
4096, ये वाला 4096 किसका स्क्वायर है? 64 का स्क्वायर होता है। और ये वाला 2401 ये जो है 49 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 408 जो है ये किसी का 2048 ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये तो यही होगा ऑप्शन। तो ये बोला है एक वर्गमूल जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो यही जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये वर्गमूल किसी का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2066 नंबर प्रश्न को देखिए, एक रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। चाल दिया कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 90 यहाँ पे लिख दीजिए। अब जो है इसके इक्वल में देखिए, तो यहाँ पे जो है पुल का लंबाई कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, और जो ट्रेन का लंबाई है वो मुझे पता नहीं है। तो रेलगाड़ी का पूछा है ना, तो रेलगाड़ी को x मान लीजिए, और ये जो है टाइम कितना 10 सेकंड ले रहा है, तो ये तो मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये वाला क्या है? किलोमीटर पर सेकंड में है। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड बना लूँगा, 5/18 से गुना कर दीजिए इसको, तो 18 × 90 यानी कि 25 और 100 प्लस x/10 यानी कि अब इसको जो है इससे गुना कर दीजिए, 250 हो जाएगा। 250 इक्वल टू 100 प्लस x, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल गया? 150, यानी कि जो रेलगाड़ी का लंबाई है वो कितना होना चाहिए? 150 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 2077 नंबर प्रश्न को देखिए, मजदूर के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर जो है दूसरे प्रकार के मजदूर से जो है 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। मतलब जो M1 है, मजदूर 1 है, और ये M2 जो मजदूर है, ये दोनों मजदूर में जो है M1 3 गुना सक्षम है M1 के, यानी कि ये एफिशिएंसी है दोनों मजदूर का। तो पहले प्रकार के मजदूर जो है 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के और मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना दिन यानी कितना समय लगेगा, मतलब कितना दिन लगेगा, टाइम पूछ रहा है। तो मुझे पता है MDH/W, ये जो फार्मूला होता है ये मजदूर दिन और वर्क जो होता है इसमें ये फार्मूला करके इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसी फार्मूला के थ्रू से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे M1 जो है, देखिए M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो पहले प्रकार के कितने मजदूर हैं? 12 मजदूर हैं, तो 12 × M1। फिर देखिए 10 दिन में काम करता है ना, 10D, दिन नहीं, दिन दिया हुआ है, घंटा नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अब दूसरा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के यानी कि M1 प्लस दूसरे प्रकार का मजदूर कितना है? 8 मजदूर, मतलब 4 मजदूर पहला और 8 मजदूर M2 जो है कितना दिन लगाएगा? D2 निकालना है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। यहाँ M1 का एफिशिएंसी कितना था? 3 था, तो यहाँ 3 लग दीजिए, 12 × 3 × का 10 D इक्वल टू, यहाँ पे देखिए M1 में कितना हो जाएगा? 4 × 12 यानी कि 4 × 3 प्लस 8, M2 कितना था? 1, एफिशिएंसी उसका 1 लिख दीजिए यहाँ पर, और D2 × में, तो 12 × 36 × का 10 और 4 × 12 प्लस 8 और × का D2, तो ये हो गया आपका 12 × 8 = 20 D2, और यहाँ 36 है × 10 है, इसको काट लीजिए, 0 0 ख़त्म, 2 से 2 1 का 2, 2 8 16, यानी कि D2 कितना निकल के आया? 18। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 दिन में जो है 4 प्रकार के पहले मजदूर और 8 प्रकार के दूसरे मजदूर जो है मिल करके काम कर लेंगे 18 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो 2067 प्रश्न को देखिए, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर देखिए क्या है, पहले तो विराट है, उसके बाद मोहिंदर है, विराट और मोहिंदर है, यही दोनों दिया हुआ है।
अब यहाँ पर मैं पहले देखिए पास्ट का ये, और ये इसके बाद उसका प्रेजेंट है, उसके बाद फ्यूचर है। तो अब से 7 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से जो है 7 साल बाद, 7 साल बाद, ये 7 साल बाद यानी कि प्लस का 7, तो 7 साल बाद कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। यहाँ पे जो रेशियो होगा विराट जो है महेंद्र से दुगना हो जाता है, विराट जो है महेंद्र से दुगना हो जाता है, यानी कि 2:1 का रेशियो में होना चाहिए ये वाला 7 साल के बाद। और प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट का एज पूछा है विराट का, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले पास्ट में, अब से 5 साल पहले महेंद्र की आयु, यानी कि देखिए महेंद्र की आयु जो है विराट की आयु का 2/5 से 1 वर्ष कम है। ठीक है, अगर मैं विराट का आयु 50 मान लूँ, तो क्योंकि 50 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 5 से जो है पूरा पूरा काट दे, तो अगर मैं 50 अगर मानूंगा विराट का आयु, तो विराट का अगर आयु मैं 50 मानूँ, तो इसको मैं अगर काटूंगा तो 5 से, तो कितना हो जाएगा, तो 5 दहाँ 50 और 20 - 2, यानी कि 2 दहाँ 20, और यहाँ पे 1 था ना, 1 माइनस के 1, यानी कि महेंद्र की आयु कितना निकल गया, 19 साल। ये 5 साल पहले का ये 19 निकल गया, और इसका 50 मैं माना था, क्योंकि ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं इसको 50 माना था। ठीक है, तो ये पास्ट का कितना निकल गया, 50 और 19, तो 5 साल बाद तो ये 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 साल बाद, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1, यानी कि 24 साल हो जाएगा। और 7 साल के बाद ये डबल होता है क्या, देखते हैं। तो 7 इसमें जोड़ दीजिए दोनों में, तो 7 और इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, 7 5 12, यानी कि 2 और ये 62 हो गया, और 7 4 11 के 1 हाथ में रहा 3, मतलब 1, तो 3 हो गया। तो ये जो है इसका दुगना है क्या, तो हाँ दुगना है। और ये जो है इसका विराट का एज से 2/5 - 1 जो है मोहन का एज है 5 साल पहले, तो सही बात है, ये भी मैच कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है मेरा, देखिए ये जो है विराट का एज कितना हो गया, विराट की वर्तमान में कितना 55 हो गया, तो यानी कि 55 जो है विराट का आयु होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2069 नंबर प्रश्न को। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। तो देखिए 4 832 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, तो ये संख्या तो वो नहीं है, 96 नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी कि देखिए 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 3 करना था, तो 8 या 24, तो ये संख्या कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। यानी कि ये जो है 2 अंकों की संख्या यही होना चाहिए कि 24, ये दोनों का जो आपस में गुणनफल हो और उसके बाद 3 से गुना हो, उसके बाद जो है वही संख्या आना चाहिए, तो 24 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको 2 1 2, 2 3 6, 6 आ रहा है क्या, 6 नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2070 प्रश्न को। देखिए 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5 वर्ष वार्षिक दर की ब्याज जो है अर्जित ब्याज कितना होगा। मतलब कि 1600 राशि है, यानी कि पी जो है कितना है, जो मूलधन है वो कितना है 1600 है, और 6 साल की अवधि के लिए जो है 5% रेट से अर्जित ब्याज जो है एसआई क्या होगा। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो एसआई है, तो ये जो है देखिए पी कितना दिया हुआ है 1600, रेट दिया हुआ है मुझे 5%, टाइम जो दिया हुआ है 6 साल, 6 ईयर, तो 6 पंचे 30, तो 1600 का 30% निकाल दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो 200 इधर से कटा, 16 3 48, यानी कि 480, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और पीआरटी पे बनाइएगा तो पीआरटी बाई 100 एक ही चीज़ है, ऐसा ही निकलता है, तो इस तरह से ही बना सकते हैं। तो आंसर कितना आया 480। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2071 प्रश्न को। देखिए तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक बांटा गया
तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग में मिला और शेष जो है अभी को प्राप्त हुआ, तो अभी को कितना प्राप्त हुआ है? सिंपल सा है, देखिए 1/2 जो है किसको मिला है? तपस को। फिर ऋषि को मिला कितना? 1/3। और अभी को जो है कितना मिला? तो माइनस कर दीजिए दोनों जोड़ करके, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो नीचे में आएगा 6, ये दोनों कैल्शियम, और 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, और यहाँ से 6 से 6, ठीक है, माइनस का 6, तो 5 - 6 कितना आ गया? 1/6। तो 1/6 जो है अभी को मिला होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। देखिए यहाँ पर आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के जो है 9/8/2018 के शिफ्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है इसका देखिए 2072 नंबर, नीचे दी गई भिन्नों में से किस में 5.8 जोड़ने पर 1 बन जाता है? मतलब कि x मान लीजिए वो भिन्न है और उसमें जो है 5/8 जोड़ देंगे तो वो कितना बन जा रहा है? 1 बन जा रहा है। तो सिंपल है, तो इसको क्या करना है? तो x इक्वल टू क्या कीजिए? 1 - 5/8, इसको इस तरफ लेके चला गया। अब निकाल लीजिए, 8 से 5 गया क्या? 3/8। तो यहाँ पे 3/8 तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको देखिए, इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला दिया हुआ है फ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है आपको कि अगर आंसर आ रहा है लेकिन छोटा नहीं दे करके उसका थोड़ा सा बड़ा रूप दे दे, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि कैसे ये आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 2073 नंबर को देखिए। एक बगीचे में आम और नीम के जो है 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात जो है 8:11 है, तो बगीचों में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए आम और नीम का जो अनुपात दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 8:11 दिया हुआ है। तो ये दोनों का अनुपातिक जोड़ होगा कितना होगा? 19 होगा। तो ये दोनों जो है दोनों पौधों को मिला करके कितना पौधा लगाया गया? 361 लगाया गया। लेकिन मुझे जो है एक का वैल्यू अगर पता करें तो कितना बार में जाएगा? तो 19 बार में जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा कि नीम का निकालना है तो नीम का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 से गुना कर देना पड़ेगा इसको, यानी कि 11 अगर निकालना चाहूँ तो 19 × 11 होगा। तो 19 × 19 क्या हो जाएगा? 9, 10, 2, यानी कि 209 जो है नीम के पौधे लगाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2074 प्रश्न को। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश जो है 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज जो है इतना अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि जो है कितनी थी, यानी कि पी जो है कितना था मूलधन, ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, ये साधारण ब्याज पर है। तो 4 वर्ष में जो है कितना निकाला गया? 7.5 के रेट से, तो कितना हो गया? तो 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में रहा 2, 7 × 4 = 28, 29, 30, यानी कि 30% था इसका। और उसके बाद 5 साल के लिए जो है वही ब्याज दर से जो है 5 वर्ष के लिए होता तो इतना अधिक होता, मतलब वही धनराशि की जो है ब्याज से जो है इतना ही होता। तो 7.5 जो है देखिए वही होता है। तो 5 × 25 के 5 हाथ में रहा 2, तो 7 × 5 = 35, 36, 37, यानी कि 37.5%। 4 साल का ब्याज था 30% और 5 साल का ब्याज हुआ 37.5%। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है परसेंटेज में कितना है? 7.5%। और 7.5% ही जो है कितना ब्याज अधिक लाया है मेरा? 375 जो है रुपए में लाया है अधिक। ठीक है, तो एक में कितना होगा? 375 बाय 7.5 और परसेंट था ना, तो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि परसेंट तो नीचे रहता है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला जो है परसेंटेज पॉइंट हटाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 25 × 75, 25 × 100 और 3 से काटिए इसको, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 1, 3 × 5 = 15। अब इसको गुना कर लीजिए 125 को 4 से। तो 125 गुना कितना होता है? 250। 250 × 2 कितना होता है? 5000, यानी कि 500 हुआ और 1 0 यहाँ पे था, यानी कि 5000 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आरंभ में जो है निवेश कितना किया गया होगा? 5000 राशि जो है निवेश किया गया होगा।
2075 नंबर प्रश्न को देखिए। दो पाइप जो है एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि जो है तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि ए, बी और सी 3 घंटे में ये भरता है, 4 घंटे में ये भरता है, 8 घंटे में ये खाली कर देता है। जबकि खाली टंकी, जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया गया था, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इसको पकड़ लेते हैं 24, 8 या 24, 4 छक 24, 8 या 24, तो 14 - 3 11, 11 के अनुपात में ये तीनों में काम कर रहा है। तो ये तो हो गया इसका एफिशिएंसी। देखिए जब टंकी जो है 1/12 भाग भरी हुई, यानी कि 1/12 भाग भरा हुआ टंकी, तो रेस्ट कितना बचा, तो 11/12 बचा ना रेस्ट, यानी कि शेष टंकी कितना बचा हुआ है 11/12। अगर मैं 11 के एफिशिएंसी से काम करता हूँ तो टोटल वर्क कितना है 24, तो एक के एफिशिएंसी से अगर काम करूँगा तो 24/11 हो जाएगा। अगर मैं 11/12 भाग अगर भरना है मुझे तो कितना हो जाएगा, तो 24/11 इंटू 11/24, सॉरी 12 इंटू 11/12 हो जाएगा। तो 11 ख़त्म, 12 दूना 24, यानी कि 2 घंटा समय लगेगा इतना भाग भरने में टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2076 प्रश्न को देखिए। यदि 3x² + ax + 4 है तो x - 5 द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो a का मान कितना है। मतलब इसके द्वारा जो है x - 5 के द्वारा जो है पूर्णतः डिवाइड हो जाता है ये वाला, ये जो पूरा जो इक्वेशन है ये x - 5 के द्वारा पूर्ण विभाजित है। तो ये जो है मेरा एक पूरा इक्वेशन जो है क्या कर जा रहा है, x - 5 से पूर्णतः कट जाता है। तो a का मान मुझे पूछा है, तो सिंपल है। देखिए यहाँ पर x - 5 = 0 रख दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, x = 5 आ गया। तो अब इसको भी जो है 3x² + ax + 4 = मुझको इसको भी 0 मानना पड़ेगा, तभी मुझे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी 0 माना था इसको। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। 3 × 5 = 25 + 5a प्लस का 4 = 0, तो 25 × 75 + 5a प्लस का 4 = 0, और 79 + 5a = 0। तो 5a = क्या हो जाएगा, 79 है ना, तो माइनस में 79 यहाँ पर आ जाएगा। तो a = कितना हो जाएगा, माइनस का 79/5, तो 5 से काटिए, 5 का 5, 2 बच गया, 9 2 29 बच गया, 5 25, तो 4 बचा, 4 बच गया, 5 × 40, यानी कि 0 होगा यहाँ पे 5 × 40, ठीक है। तो यानी कि -15.8 आ रहा है ए का वैल्यू। तो कितना आ रहा है ए का मान, 15.8 आ रहा है, माइनस का 15.8। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2070 नंबर देखिए प्रश्न को। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी है, तो यह कैसे लिखाएगा, -96 डिवाइड बाय -32, तो माइनस माइनस तो पहले कट गया। अब देखिए इसको काटेंगे, तो 2 × 3 = 6, यानी कि 3 से गुना कीजिए इसको, 3 × 6, 3 × 9, 96 हो जा रहा है 3 बार में, तो ये 3 बार में ख़त्म, यानी कि इसको काट देगा 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए अब माइनस का 3 माइनस इंटू ब्रैकेट हटेगा तो इंटू हो जाएगा, और ये जो है प्लस है, तो प्लस माइनस, ये प्लस है ना पहले से, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 हो गया। अब ये जो है माइनस का 3 हो गया यहाँ पर, और -45 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48 हो गया, 3 जोड़ देंगे तो। अब जो है यहाँ पर 1/4 है, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 4 × 8, यानी कि -12, और ये वाला था माइनस इंटू माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है कितना हो गया, साइन जो है 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से देखिए ना, यहाँ पर जो माइनस है 1/4 और यहाँ पर -48 है, ये गुना है, तो माइनस माइनस क्या होगा, पहले प्लस होगा, और ये 12 बार में काट रहा है, तो 12 हो गया। तो
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2078 नंबर प्रश्न को, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण कितना होगा। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, और इससे एक ठो स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा ऐसे, और ये दोनों जो है एक दूसरे को 75 डिग्री पर काटती है। ठीक है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर जो है 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं जो है कि एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्पर्श रेखाओं को वृत्त के दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण कितना होगा। मतलब कि ये जो त्रिभुज का जो आर है, ठीक है, त्रिज्या है, ये दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है जब भी ये त्रिभुज बनता है तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ भी जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है, तो मुझे पता है तो जितने भी चतुष्कोणीय होते हैं, ठीक है, चतुष्कोणीय का जो कोण होता है, मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए कितना मुझे पता है, कोण ए मुझे यहाँ पे मालूम है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री ये प्लस बी कितना है 75 डिग्री है, प्लस सी कितना है 90 है, प्लस नहीं पता है डी कितना है तो 360। ठीक है, अब ये सबको जोड़ दीजिए, 9 9 18 यानी कि 180 प्लस 75 प्लस कोण डी इक्वल टू 360। अब देखिए 5 7 5 हो गया और 7 14 15 यानी कि 5 2 यानी कि 255 हो गया, प्लस का डी 360 डिग्री। तो कोण डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस का 255 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5। यहाँ पे बच गया कितना 5 तो 0 और यहाँ पे 3 है तो 1, यानी कि 105 डिग्री जो है एल का इसका मतलब इसका मान होगा। एल कोण का मान कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए 2069 प्रश्न को देखिए, कोट 4 डिग्री थीटा प्लस कोट स्क्वायर डिग्री थीटा इक्वल टू 3 है, तो कोसेक 4 डिग्री थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर डिग्री थीटा कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि सर्वसमीकाय जो होती है, जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो है एक सर्वसमीकाय होती है और ये जो है 3 सर्वसमीकायों में से एक है ये। ठीक है, तो सर्वसमीकाय बोल लीजिए या फॉर्मूला बोल लीजिए त्रिकोणमिति का। ठीक है, बेसिक फार्मूला है ये। और ये जो है देखिए इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए पहले इसको लिखता हूँ, कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब मैं कोट के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कोट के जगह पे लिख सकता हूँ ना कोसेक -1, तो लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वही लिखूँगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो है ये होगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर इसी लगाया क्योंकि यहाँ पर 4 था और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पहले आ गया, इक्वल टू क्या होगा 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रख दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो वैसे ही करना है इसको। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखना होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए इसको इस तरह से। तो इसको लिखते हैं, देखते हैं
कॉसेक 4 थीटा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू का 1 प्लस इंटू है, ठीक ना। अब इसको कर देते हैं, ठीक ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉसेक 4 थीटा, और ये वाला साइन जो है, देखिए ये वाला साइन जो है माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस और ये प्लस, तो एक बच जाएगा। तो ये जो है कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये कितना निकल गया मेरा, कोसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो था मैं क्वेश्चन उतारा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या किया, तोड़ा इस पे, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसको मैं 1 को उस तरफ ले गया, तो वही मैं यहाँ पे लिखा, और 4 था इसलिए मैं स्क्वायर होल स्क्वायर किया, प्लस इसको मैं ब्रैकेट में करके और कोट स्क्वायर का मान फिर मैं यहाँ पे पुट कर दिया, 3 लिख दिया। अब इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये वाला जो बच गया 1 कट गया, उसके बाद माइनस हो गया इससे इसका, अब ये जो बच गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2080 नंबर प्रश्न को देखिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का डाटा दिया हुआ है। तो दिए गए मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के जो है 2017 के शुरुआती 6 महीनों का शहर एक्स में पंजीकरणों की संख्या जो है हज़ारों में बताते हैं। ये जो डाटा है, मतलब ये जो डाटा है ये कितना है, हज़ारों में है, यानी कि 45,000 है, 28,000 है, इस तरह से। अब सूचना देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है, तो ये जो संख्या है पहले मोटरसाइकिल की है, और दूसरी संख्या जो है वो कुल गाड़ियों की है, यानी कि जो दूसरी संख्या किसका है, टोटल व्हीकल का है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितनी बढ़ी है। तो जनवरी से अप्रैल, तो जनवरी ये वाला है और अप्रैल ये वाला है। तो जनवरी से अप्रैल जो है में मोटरसाइकिल के अलावा, मतलब मोटरसाइकिल को छोड़ करके टोटल गाड़ियों का जो है, बाकी गाड़ियों का पंजीकरण कितना संख्या बढ़ा है। तो मतलब ये 27 था जनवरी में और 35 था अप्रैल में, तो कितना बढ़ा। तो यहाँ पे देखिए ये 1000 में है ना, तो 35 जो था अप्रैल का था और ये जनवरी का था, ये दोनों का अंतर निकालना है 27, तो माइनस कर दीजिए 8। तो 8000 जो है ये क्या होगा, इतना संख्या जो है बढ़ा है, मतलब जनवरी से अप्रैल में कितना बढ़ा है, 8000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 8000, तो 8000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर प्रश्न को। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होगा, और ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दे दिया हो तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है इक्वल टू कितना होता है, 3abc के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है ये सब फार्मूला को, यानी कि फार्मूला ही लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू जो है क्या होगा, 3abc होगा, और 3abc का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 3abc का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 तरीके 9, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ही निकलेगा। तो बी नंबर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला पर आधारित है, तो फार्मूला याद रहेगा तो आपका देखेंगे और मारेंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2082 नंबर प्रश्न को देखिए।
एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य जो है 150 सेंटीमीटर है, उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का माध्य जो है 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में 60 विद्यार्थी की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा? तो 25 स्टूडेंट है, यानी कि 25 बॉयज़ है, और इसका माध्य कितना दिया हुआ है? 150 है। तो ये जो है इसका औसत हो गया, ठीक है, बॉयज़ का। अब इसमें जो है देखिए 35 लड़कियां हैं, गर्ल्स है, इंटू 145 जो है इसका माध्य है, यानी ये जो है इसका औसत हो गया। अब ये जो टोटल है ये किसके बराबर है? 60 विद्यार्थी के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15 पचे 75 के 5, 0 7, 15 पचे 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 दूनी 30 और 37, यानी कि 37, और यहाँ पे 0 था तो 0 प्लस, अब इसको 35 से गुना कीजिए तो 145 और यहाँ पर 35, पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20, 2 22 हाथ में रहा 2, 5 का 5 2 7, 7 35 के 5 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 13 14 हाथ में रहा 1, 3 का 3 1 4, तो 5 7 11 5, यानी कि 5175 डिवाइड बाई 60 करना है टोटल स्टूडेंट का। पाँच तिया 15, 5 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 1 13, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो 5 7 3 10, ठीक है। तो कितना आ गया? 5070 हो गया, 75, तो यहाँ पर 5075 हो गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 7 5 12 हाथ में रहा 1, यानी कि 8 7 5 3 8, ठीक है, 8825 बाय 60। तो अब इसको देखिए 5 से काटिए, 12 बार में चला जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। तो 5 1 का 5, 3 बच गया, 5 7 35, फिर 3 बचा, ठीक है, 5 6 30, 2 बचा, 5 5 25, ठीक है। तो इतने बार में ये ख़त्म। अब इसको काटेंगे 12 से, 12 1 का 12, तो बच गया कितना? 5 बचेगा और 6 बच चुक 48, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 8, और ये बच गया कितना? 5, ठीक है। तो 12 सत्ते 84, एक बचा, ठीक है। पॉइंट देंगे तो 0 होगा यहाँ पर, फिर एक 0 उठेगा, तो 12 8 96, यानी कि 147.8 जो है इसका एवरेज होना चाहिए। तो ऑप्शन में 147 है, तो 147 जो है लगभग में पूछा है तो 147 होगा, तो अप्रॉक्स में पूछा गया है इसलिए कितना होगा? 147 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर प्रश्न को, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ में माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, और प्लस का 15 और माइनस का 15, ख़त्म। तो यहाँ पर क्या बच गया? कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 46 है, ठीक है, माइनस का 46 और 38, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8, माइनस का 8 और 27, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये तो ब्रैकेट में था ना 8, ये तो यहाँ पर माइनस का 8 हुआ, और ब्रैकेट में क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 27, यानी कि 27 प्लस का 8, 12 और 3 35, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए 2084 नंबर प्रश्न को, किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल जो है 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन कितना है? तो घनाभ कैसा होता है? घनाभ ऐसे होता है, देखिए ऐसे ही बनेगा घनाभ ना।
ठीक है। तो ये घनाभ हो गया, तो ये बी, ठीक है, ये एल, ये एच, मान लेते हैं इसको एच है, ये बी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये 3 दिया हुआ है मुझे, और घनाभ का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है देखिए, एल मान लीजिए एल 20 है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई 32 और ऊंचाई जो है 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 लंबाई, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई निकल जाएगा मेरा √20, चौड़ाई क्या निकल जाएगा √32 और ऊंचाई क्या निकल जाएगा √40। तो घनाभ का फॉर्मूला में अगर लगा दें, एल बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 20 × 32 × 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए रूट के अंदर 20 × 32 × 40 को कैसे लिख सकते हैं, 20 × 2 लिख सकते हैं, तो 20 और 20, ठीक है, ये कितना हो गया 400, और 32 × 64, 32 × 2 64 हो गया। तो 400 जो है किसका निकलेगा, तो कितना निकलेगा 20 निकलेगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो एक तो निकल जाता है बाहर, और 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का, तो 8 × 64, ठीक है। तो 8 × 16 यानी कि 160 मीटर क्यों निकल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2082 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, ठीक है, जो सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे छोटा। तो इसको अगर अप्रॉक्स में काटेंगे तो कितना कटेगा, 15 × 6 = 90, ठीक है, 0.6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है इसका, ठीक है। और इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 2 × 6 यानी कि 3 पॉइंट कुछ आएगा। और अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये पॉइंट में आएगा, 0.9 के अप्रॉक्स में आएगा। और ये वाला कितना आ रहा है, तो 17 दूनी 34, तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा ये वाला है, पॉइंट वाला है। क्योंकि जो है देखिए ये कैसे होता है, 1 2 3 4, अब यहाँ पर क्या होता है 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, तो सबसे छोटा यही ना हुआ। और इधर एक की तरफ बढ़ते जाएगा तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा वाला होगा, और ये सब बड़ा हुआ, तो ये बड़ा है इससे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अप्रॉक्स में से काट लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न को देखिए, दूध पानी के एक मिश्रण का जो है 2/3 भाग दूध है, तो मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या रह जाएगा। तो मिश्रण टोटल कितना है, 21 लीटर का मिश्रण है, और इसमें जो है दूध पानी का मिश्रण अनुपात कितना है, यानी कि मिल्क इज टू वाटर जो है ये कितना का अनुपात में है। तो 21 मिश्रण का 2/3 भाग जो है दूध है, तो 2/3 भाग जो है दूध है, मिल्क है, तो 3 × 7 = 21, यानी कि 7 दूनी की 14, और ये 7 बच जाएगा। तो 14:7 में है, यानी कि 1:2 में है यह अनुपात, ठीक है। तो इसमें जो है 4 लीटर पानी मिला देते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 लीटर पानी मिला दीजिए, सिंपल सा, प्लस का 4 लीटर पानी मिला दीजिए, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 11, और ये जो इसमें कुछ नहीं मिलाया गया तो ये 14 ही है। तो अब जो है दूध का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 कितना हो गया, 25 हो गया, तो ये 25 हो गया, तो 14/25 × 100, मिल्क का परसेंटेज पूछा है ना, तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25 × 100, तो 14 × 56, तो 56% हो गया मिल्क का परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए 87वें प्रश्न को, अब इसमें जो है देखिए ये माइनस यहाँ पर ये हटेगा तो प्लस हो जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 121 821, प्लस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 521, अब ये प्लस माइनस माइनस 380, और ये तो माइनस है ही 261।
अब इसमें जो है ये तीनों जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ करके घटा दीजिए। ठीक है, तो जोड़ देते हैं 1 2 3, 2 4 6, 8 5 13, 1 14। ठीक है, ये प्लस का है। और 1 8 6 14, हाथ में रहा 1 3 2 5 1 6। ठीक है, 1463 में से जो है 641 घटा दीजिए। ठीक है, तो 2 हो गया, और यहाँ भी 2 और यहाँ 8, यानी कि 822 जो है प्लस में। ठीक है, तो 822 प्लस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 88 नंबर प्रश्न को देखिए। नीचे दिए गए तालिका में कक्षा 10 का जो है अनुभाग ए और बी का मध्यावधि और सत्रांक यानी कि छमाही जो एग्ज़ाम होता है, और सत्रांक यानी कि अंतिम जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विपणन है। मतलब ये जो दिया हुआ है ये छमाही है और ये ईयरली वाला है, रिजल्ट है। ठीक है, तो अनुभाग ए में छात्रों का परसेंटेज 1 दशमलव पूर्णांक तक कितना होगा? तो अनुभाग ए में जो है छात्रों का परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ दीजिए सबको। ठीक है, तो देखिए 6 4 10, 10 10 20, 2 22, 22 के 2 अनुभाग ए का। ठीक है, 2 बच गया, 2 2 4 1 5, 5 6 5 11, यानी कि 112 जो है अनुभाग का एक का, और अंतिम का जो भाग का है वो कितना हो जाएगा इसको जोड़ने पे, यानी कि टोटल जो है कितना आ जा रहा है 112 हो जा रहा है। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो 7 और 3 को जोड़ दीजिए, 10 हो गया, 5 2 7, यानी कि 7 तो होगा, और एक जो है यहाँ पे आया, तो 3 4 5 5 10, यानी कि 107। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ये ईयरली वाला में जो है 107 आया। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है मेरा 7 2 9 1 और 2, 219 जो है टोटल स्टूडेंट है। टोटल जो है स्टूडेंट कितना है 219 है, लेकिन मुझे पूछा किसका परसेंटेज, इसका अनुभाग ए का, तो 112/219 × 100 यही निकल जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए 112/00/219, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 51.1% इसका आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 प्रश्न को 89 नंबर प्रश्न जो है देखिए, एक त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि एक त्रिभुज है जिसको समकोण बनाने के लिए दो भुजाएं है, 3 और 4 है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा जो दिया हुआ है 3 और 4 है। ठीक है, तो एक समकोण बना लेते हैं पहले। एक समकोण बन गया और ये 90 डिग्री का होता है समकोण। ठीक है, इसका दो भुजा क्रमशः कितना है 3 और 4 है। ठीक है, और इससे जो है इसका परिवृत्त बन रहा है, इसका ऊपर एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, इसका ऊपर जो है क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, एक वृत्त बना दिया। तो मुझे ट्रिपलेट पता है 3 4 और ये 5, तो ये 5 हो गया। और अगर इस पर अगर वृत्त बनाएंगे, अगर त्रिभुज का बीचों बीच अगर ऐसे वृत्त बनेगा, ठीक है, तो ये वाला जो भाग, तो ये वाला मेरा 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया। और ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा अर्धवृत्त हो गया ना, बीचों बीच काट रहा है, तो ये सबसे बड़ा वाला हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा अर्धवृत्त हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस मेरा कितना निकल जाएगा, यहाँ से 2.5 निकल जाएगा, आधा रेडियस निकल गया। तो यहाँ से निकल गया मुझे R क्या होता है, h/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो h जो है यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा तो r कितना निकल गया, तो r निकल गया मेरा ये वाला 2.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मुझे पूछा है त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाई का पाई रहने दीजिए, इंटू 6 इंटू 2.5. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा गुना करने से। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 6.25 हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 6.5 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है,
तो पाई 6.25 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 2009 प्रश्न को, शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 90 दिनों में समाप्त करते हैं। वहाँ पर मयूख किसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। मतलब मयूर जो है इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख शरण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता है तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करता है। तो देखिए शरण और मयूख जो है मिलकर कितना दिनों में काम करता है, तो शरण और मयूख जो है मिल करके 18 दिनों में कोई काम को समाप्त करता है, 18 दिन में। इसको देखिए अब यहाँ पर जो है ना मैं टोटल वर्क जो है ना मैं मान लूँगा, नहीं तो मैं इस ऐसे सिंपल बनाऊँगा तो बहुत लंबा बनेगा और शायद 1.5-2 पेज का बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डीलिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन डीलिंग कर लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। तो मुझे क्या पूछा है, मयूख शरण से ज़्यादा तेज़ी से काम कर लेता है लेकिन अकेले कितने दिनों में करेगा। तो शरण अकेले कितने दिन में करेगा, यही पूछा है ना। तो शरण को मैं मान लेता हूँ, शरण जो है मुझे मान लेता हूँ कि 45 दिन में काम करता है। ठीक है, तो शरण जो है 45 दिन में काम करता है पूरा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो 18 × 5 = 90 और 45 दूना 90। ठीक है, तो अगर शरण जो है 2 के एफिशिएंसी से काम करता है तो मयूख जो है 3 के एफिशिएंसी से काम करता होगा। और यही तो बोला है, मयूख जो है शरण से ज़्यादा तेज़ी से काम कर लेता है लेकिन कितने दिनों में पूरा कार्य कर लेगा, ये पूछा है। ठीक, तो ये तो निकल गया दोनों का एफिशिएंसी। ठीक है, 5 और 2 एफिशिएंसी हो गया शरण का और मयूख का हो गया 3। और लेकिन यहाँ पे बोला है वहाँ पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और वह 1/3 कार्य करके पूरा काम को छोड़ देता है। यानी कि ये जो टोटल काम है इसका 1/3 काम कर लेता है मयूख। तो 1/3 का कितना हो जाएगा, 90 का 1/3 हो जाएगा 30। और ये कौन कर रहा है, मयूख कर रहा है और उसके एफिशिएंसी काम करता है। तो मयूख अगर 30 काम करता है 3 के एफिशिएंसी से तो ये कितना काम कर लेगा, 10 दिन में काम कर लेगा। मयूख जो है 10 दिन में काम कर लिया और जो 30 दिन काम किया उसके बाद कितना बच गया, 60 दिन काम बच गया, 60 काम बच गया टोटल। रेस्ट कौन कर रहा है, तो रेस्ट जो है शरण कर रहा है 2 के स्पीड से। तो ये जो है 30 दिन में समाप्त करेगा और दोनों मिल करके जो है 40 दिन में पूरा काम कर लेता है। दोनों मिल करके इस काम को जो है 40 दिन में पूरा कर पाता है। तो ये जो है मेरा देखिए 30 यहाँ पे जो है ये शरण कर रहा है काम और ये मयूख कर रहा है। तो 30 दिन दोनों मिलकर कर रहा है, 30 दिन इधर और इधर 10 दिन, ये दोनों मिलकर 40 दिन कर रहा है। यानी कि तो ये जो मैंने 45 दिन माना शरण को, तो ये मैंने सही चुना ऑप्शन, तभी मेरा आंसर ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो कथन है मेरा टोटल सेटिस्फाई कर जा रहा है अगर मैं 45 लेता हूँ तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ फिर से समझिए, देखिए क्या हो रहा है, शरण और मयूख जो है मिलकर किसी काम को 18 दिन में काम करता है। 18 दिन में काम किया दोनों मिलकर के। ठीक है, वहाँ पर मयूख इसी काम को जो है अकेले करता है और 1/3 काम को छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य अकेले पूरा करता है। इसी प्रकार दोनों मिलकर के कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख जो है शरण से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है तो शरण अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। तो मैंने यहाँ शरण को जो है 45 दिन मान लिया, ऑप्शन से लिया। और ये दोनों का एलसीएम अगर लेता हूँ तो कितना आ जाता है, 90। और ये दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आता है, 90। तो 90 जो है ये दोनों का एलसीएम आ गया और टोटल वर्क भी है ये। तो 18 × 5 = 90। तो इसका एफिशिएंसी निकल गया शरण और मयूख का 5 और शरण का निकल गया 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। मयूख जो है इसी कार्य को करता है, अकेले करता है, लेकिन वह 1/3 काम करके छोड़ देता है। यानी कि 90 का 1/3 काम जो है 30 दिन काम किया और मयूख ने जो है 30 दिन काम जो है कितने दिन में किया, 30 दिन काम किया, 30 काम करके छोड़ दिया। यानी कि वो 3 के एफिशिएंसी से अगर काम करता है तो 10 दिन में काम को 30 काम को करके छोड़ देता है। ठीक है, तो 1/3 काम करके वो छोड़ा कितने दिन में, 10 दिन में। और ये जो है 30 जो है बच गया मेरा, 30 जो है मैं अगर 90 में घटाऊंगा तो 60 रेस्ट जो है शेष काम बच गया। ठीक है, शेष काम जो है 60 था। अब जो है शरण जो है काम करेगा अपना एफिशिएंसी से, तो 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 30 दिन इसका निकल गया। तो 30 दिन में ये समाप्त कर देगा काम को। यानी कि 30 दिन में ये समाप्त कर रहा है और 10 दिन में ये समाप्त कर रहा है। यानी कि दोनों मिलकर के कितना दिन कर रहा था, यहाँ पे 40 दिन में कर रहा था। तो ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2091 नंबर जो प्रश्न है, देखिए
मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा है। तो मेरी 10 साल पहले जो आयु थी उसका आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो सिंपल सा प्रश्न है, देखिए बहुत इजी है। पहले देखिए क्या कीजिए, मेरा वर्तमान आयु बोला है ना, तो मैं यानी कि एम लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा वर्तमान आयु का 3/5वां, ठीक है, 3/5वां उतना ही है, मतलब कि बराबर है मेरे चचेरे भाई यानी कि ब्रदर का 5वां छठा हिस्सा के बराबर। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 18, यानी कि m जो है m इंटू 18 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इंटू 25 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा रेशियो और मेरे भाई का रेशियो कितना निकल जाएगा, यानी कि m बाई बी करूँगा तो ये कितना निकल जाएगा, m बाई बी निकल जाएगा। देखिए m बाई बी निकल जाएगा 25/18, ठीक है, यानी कि मेरा रेशियो और मेरे भाई का रेशियो जो है 25:18 है। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है सेकंड लाइन, मेरी 10 साल पहले जो आयु थी उसकी आज से 4 साल बाद की आयु कितनी होगी। मतलब मेरा 10 साल पहले यानी कि 10 साल पहले और उसकी आज से 4 साल बाद यानी कि 4 साल, यानी कि 14 साल के बाद जो है उसका एज का डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 और 18, तो 7 साल का डिफरेंस है। तो 7 जो है डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कितना बोला है 14, तो ये कितना गुना हुआ, तो 2 गुना हुआ। तो अब जो है मेरा ये वर्तमान आयु है, तो मेरा जो है अब अगर ये 14 साल हो रहा है तो अब मेरा वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 25 × 2 होगा, यानी कि मेरा वर्तमान आयु कितना था, 25 था, तो 25 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा। तो मेरा वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 50 साल। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना था, सिंपल सा था। अगर मेरे भाई का वर्तमान आयु पूछता तो 18 दूनी 36 करता, ठीक है, तो इस तरह से दोनों का एज निकल जाता। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर 50 साल और 36 साल, इसमें देखिए कितना गैप है, तो इसमें 14 साल का गैप है ना, तो है ये डिफरेंस जो है, ये गैप का डिफरेंस है। यानी कि देखिए ये मेरा जो है इक्वेशन पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो है 50 जो है इसका वर्तमान उम्र है मेरा। अभी मेरी वर्तमान आयु जो है कितना होगा, 50 साल। तो आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी। 2012 नंबर प्रश्न को देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या मतलब क्या, जिसको p/q लिखा जा सके। ठीक है, p/q जिसको लिख सकते हैं वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है, जो है q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है p/q अगर लिख सकते हैं तो क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो 64 को कैसे लिख सकता हूँ, 64 को लिख सकता हूँ 1/64, और ये एक परमेय संख्या है 8 का स्क्वायर है, और 2/64 जो है ये किसका है, 1/64, ऐसे इसको लिख सकता हूँ, तो ये भी 8 का स्क्वायर है। और इसको जो है देखिए √3 यानी कि इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 का क्यू लिख सकता हूँ, तो ये भी जो है एक क्यू है 2 का। ठीक है, और ये जो है स्क्वायर है क्या, यानी कि रूट के अंदर जो होता है ये स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 1/8 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 8 जो है किसका स्क्वायर है, तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है एक परमेय संख्या नहीं है, और ये सब जो है सब परमेय संख्या है। ठीक है, मतलब इसको बटे में लिख सकते हैं, इसको बटे में नहीं लिख सकते हैं। 2093 नंबर प्रश्न को देखिए, 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज जो है 18 है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है। तो 750 जो है निवेशित राशि है, यानी कि P है, यानी कि जो ये मूलधन है 750 है, और ये 3 महीना निवेश किया गया है, और इसका ब्याज कितना हो गया 18। तो इसको देखिए कैसे बनेगा, तो 750 इंटू 3/12, यानी कि इसको साल में बदल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर रेट नहीं पता है तो रेट रख दीजिए और 100 कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, PRT = 100 ऐसा ही। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर लिख दिया। अब इसको काट दीजिए, 3 × 6 = 18, 6 से 25 दिया 75, 25 × 100, अब यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक, अब 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6,
ठीक है, तो अब नहीं कटेगा। तो अब देखिए आर इसका तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 3 48, 48/5। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 चले 5 45, 3 बच गया 5 36, यानी कि 9.6% जो है इसका रेट होना चाहिए। ठीक है, तो 9.6% कहाँ है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 93 नंबर प्रश्न था।